हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ सॉइल साइंस। आज अपन देखेंगे सैलाइन सोइल क्या होती है, इसको कैसे अपन जो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। जो जितना कोशिश होगा अपन जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक जो सोइल होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसके जो सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई भी न्यूट्रेंट है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि हर चीज़ नुकसान करती है ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब जो है टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो जाती है सोल्यूबल साल्ट की, ठीक है, रूट जोन के अंदर, तो फिर क्या होता है कि सैलाइन सोइल उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, अब सैलाइन सोइल में अगर इसमें बात करें तो इसमें होता है कि सोल्यूबल साल्ट ऑफ द क्लोराइड एंड द सल्फेट ऑफ किसके, ये क्लोराइड और सल्फेट किसके, एक तो देखिए सोडियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। अब इसके पॉसिबल क्या होते हैं कि पॉसिबल साल्ट क्या हो सकते हैं सोल्यूबल साल्ट, कि भाई सोडियम का अगर करें तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा या सोडियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। तो ये उसके हो सकते हैं, इसकी जो है उसमें बढ़ जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि वहाँ अपन सैलाइन सोइल बोलेंगे किसको, अपन सैलाइन बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, 4.0 से ज़्यादा होनी चाहिए मिली मोल्स पर सेंटीमीटर या डेसीसाइमीटर। ठीक है, एक पर्टिकुलर इसको टेम्परेचर पे लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होता है कि 25 डिग्री अपन मान के चलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्योंकि आप बता दीजिए सोल्यूबिलिटी भी जो है, समझ लो एक 25 डिग्री टेम्परेचर पर अपन किसी चीज़ को घोला, अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो वो जल्दी घुल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना पड़ता है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। चाहे आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को ले लीजिए, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके आयन मूव करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो है ज़्यादा ट्रांसफर होगी। तो डिपेंड करता है, इसलिए अपने एक पर्टिकुलर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें सोल्यूबल साल्ट, आपको पता है अगर कोई भी वाटर हो उसके अंदर अगर सोल्यूबल साल्ट नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है आप धारा प्रभावित नहीं हो सकती, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर उसके अंदर सोल्यूबल साल्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर एकदम कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर आपको पता है जब खारे पानी में जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ट्रांसफर होती है, तो ज़्यादा मतलब होता है। तो उसके अंदर बोल रहा है कि ये तो सैलाइन सोइल ही है तो इसके अंदर तो ज़्यादा होनी है। तो इसके अंदर देखो कितनी हो रही है, 4.0 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसके अंदर ही ज़्यादा होती है, बाकी सबके अंदर कम होती है। अगर इसकी बात करें कि जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो देखिए 15% से कम होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है कि एक्सचेंजेबल सोडियम, ठीक है, कितना, उसको किससे डिवाइड करें, टोटल कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी से। अब ये जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी अलग टॉपिक है, पर अपन इसमें जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या होती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए ये सोइल का पार्टिकल है, ठीक है, मैंने नीचे में लेके आया हूँ, इसमें अपना जो है बोर्ड छोटा है इसलिए इसमें दिखेगा नहीं, इसमें मैं लेके आया हूँ। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये सोइल का पार्टिकल है, ठीक है, ये सोइल का पार्टिकल पता है आपको नेगेटिव चार्ज होता है क्ले आयन पे, ठीक है, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके ऊपर ये कैटाइन है, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन इस पे जमा होंगे, ठीक है, ये जमा हो जाएंगे। अब ये प्लस का चार्ज ले चुका है, ये प्लस का H प्लस होता है, आपको पता है ये +1 होता है इस पर। अब जो कैल्शियम, अब ये देखिए, अब जो है इसके अंदर ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट की इसमें। तो अब कैल्शियम क्या रिप्लेस करेगा, कैल्शियम रिप्लेस किसको करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो अब कैल्शियम का तो आपको पता है +2 होता है, तो ये तो +1 है तो ये 2 को रिप्लेस कर देगा। तो ये एक्सचेंज करते रहते हैं। अब जैसे इसकी कंसंट्रेशन, फिर ये H इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ये H2SO4 बन जाएगा। और फिर क्या, जब H2SO4 की कंडीशन ज़्यादा होगी तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये कैल्शियम इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि अगर कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, एक टॉपिक अलग है, पर इसमें समझने की अगर कोशिश करते हैं समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कैटाइन का एक्सचेंज करने की कैपेसिटी कितनी। मान लो इसके पास 100 हाइड्रोजन है, अपन हाइड्रोजन से ही करते हैं क्योंकि बाकी तो कैल्शियम में 2 होते हैं, इस अलग होते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी कितनी है कैटाइन एक्सचेंज की, इसके पास यह हो सकता है कि इस पास 100 है। अब आप बताइए, दो एक आदमी है, ये एक आदमी है जो जितना 2 के जितना अकेला काम कर सकता है, तो वो आएगा तो वो अगर वो जा रहा है इधर तो वो बोलेगा भाई इधर 2 को भेज तू, तो इधर ये हाइड्रोजन बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये बोल रहा है 2 बच्चे को भेज तब मैं आऊँ इधर काम करने के लिए। तो ये 2 बच्चे इधर जाएंगे तब ये कैल्शियम जाके इधर आएगा, ठीक है। फिर इधर ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम बोलेगा मैं तब आऊँगा जब तू 2 इधर वापस भेज, तब मेरे जो है बराबर की पूर्ति होगी। तो ये बहुत ही धांसू आदमी है, ये बच्चे को 2 चाहिए। तो वो होती है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के, वो कितने कैटाइन को एक्सचेंज कर सकता है। कैटाइन आपको पता प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कितने कैटाइन को एक्सचेंज कर सकता है टोटल में, उसकी वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कहाँ थे अपन, तो इसमें क्या बता रखा है कि एक्सचेंजेबल सोडियम,
एक्सचेंजेबल सोडियम कितने एक्सचेंज हो सकते हैं टोटल केटाइन में से, या तो ये फॉर्मूला है, आप ये इससे काउंट कर लो, या फिर आपके पास टोटल अगर सोडियम है आपके पास में टोटल सोडियम है तो उसमें से माइनस कर दो नॉन एक्सचेंजेबल सोडियम को, क्योंकि अगर इसको नॉन एक्सचेंजेबल सोडियम से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, एक्सचेंजेबल सोडियम आ जाएंगे। तो ये भी, इससे भी अपन जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, अब एक तो होता है कि एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक क्या होता है ये समझ लो, ये कोई पार्टिकल है तो इसके अंदर कोई पार्टिकल अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्व कर रहा है मतलब, ठीक है। एक होता है ऐड, डी लग जाता है तो इसके ऊपर कितना हो सकता है, तो ये इसका बोल रहा है कि ये सोडियम कितना जो है अपने ऊपर रख सकता है, ठीक है, अपने ऊपर कितना रख सकता है, तो इसका ये फॉर्मूला पूछा जाता है। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि आपको पता है कि जो है सोडियम ऊपर है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2 है एंड रूट के अंदर। तो अब अभी तो पता है, अभी तो ईजी लग रहा है, पर एग्जामिनर क्या करता है पता है क्या, ये ऐसे ही रहेगा सोडियम, ठीक है, कैल्शियम भी ऐसे ही रहेगा और ये मैग्नीशियम भी ऐसा रहेगा, पर ये जो नीचे 2 है ना डिवाइडेड, ये ओनली मैग्नीशियम का लगा देता है, या हो सकता है कैल्शियम के 2 लगा दे, ठीक है, नीचे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा कि इसके अकेले के नीचे 2 लगा देगा, इसके नीचे नहीं लगाएगा, या तो ऐसा कर देगा, या फिर यहाँ पे इसकी चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा, मतलब ऑप्शन में आएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ये पर्टिकुलर रटना ही चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 2 टाइप की सैलाइन सोइल हो सकती है, एक तो हो सकती है कि जिसमें हैवीली क्वांटिटी जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम डोमिनेटेड होती है, ये हो सकता है, या हो सकता है हैवीली चीज द सोडियम एंड डैमेज ऑफ द कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, ये जो सोडियम डोमिनेंट होती है ना, ये बहुत ही खराब होती है, ठीक है, डिफ्लोकुलेशन की इसमें कैपेसिटी होती है, तो ये बहुत ही हानिकारक होती है। अगर ये है तो मामला खराब है, इसको तो फिर भी अपन जो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ये बनती कैसे है सैलाइन सोइल, ठीक है, तो कॉमनली इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो अपने एरिड रीजन होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, जिसकी एनुअल रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसके अंदर क्या होता है कि समझ लो नीचे जो है कैल्शियम, ठीक है, ये क्या बोलते हैं सोडियम, तो ये क्या होते हैं कि इसकी कभी क्या आदत होती है ऊपर नीचे जाने की, ठीक है, ये मूव करते रहते हैं। अब जैसे जैसे ही बारिश आई, फुल रेनफॉल हुई, तो ये क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे, लीच हो जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। और अगर बारिश नहीं आई तो वापस ये ऊपर चढ़ जाएंगे, मतलब बारिश अगर नहीं होगी तो आपको पता है कि पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा तो ये पानी के साथ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मतलब ये सोइल सरफेस है, ठीक है, ये सोइल सरफेस है, इसके अंदर ये कैल्शियम यहाँ पर पड़ा है। अब बारिश आई तो बारिश आके नीचे चला जाएगा, बह के पानी के साथ में नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बारिश नहीं आई, अगर रो रेनफॉल है तो आपको पता है पानी उड़ता है, ठीक है, पानी उड़ता है तो पानी ऊपर आएगा, तो पानी के साथ में ये भी आ जाएंगे, और ये क्या जमा हो जाएंगे सोइल के ऊपर आके, ठीक है, ये सोइल के ऊपर आके जमा हो जाएंगे, तो इससे जो इसका फॉर्मेशन होता है। फिर क्या बोलता है, लॉट्स ऑफ द साल्ट आर द डिपॉजिट ऑन द सोइल सरफेस, ठीक है, और इन द सैलाइन सोइल एंड सैलाइन लेयर्स, इसकी जो है एक लेयर जमा देंगे। आपने देखा होगा वाइट कलर की, किसी ने अगर किसी की सैलाइन सोइल हो तो आपको दिखा होगा कि खेत में जो आपकी सोइल होती है उसके ऊपर वाइट जम जाता है, तो वो सैलाइन सोइल होती है, तो वो डिपॉजिट हो जाती है, फिर वो क्या पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाती है, नहीं तो वो पूरे में पानी ले पाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक वो उसके लिए होती है। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हाई वाटर टेबल। अब देखो, अब अगर मान लो कि ये सोइल है, इसके अंदर आपको पता है नहर के किनारे जो पानी होता है तो उसके अंदर हाई वाटर टेबल होती है। अब यहाँ पर पानी हाई वाटर टेबल है, इसके पानी ऊपर ही है, तो आप लीज कैसे करोगे इसको, नीचे तो पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो नीचे खुद ही ऑलरेडी पड़ा है। तो हाई वाटर टेबल होगी तो इसके लिए फेवरेबल होती है, क्योंकि साल्ट नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर होगा तो पानी जैसे उड़ेगा, तो पानी उड़ेगा हाई टेम्परेचर से, तो ये साल्ट नीचे होंगे, वो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लो रेनफॉल, कि ये लो रेनफॉल में पहले बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये देखो मैंने बता रखा है कि जैसे आप एल्यूमिनियम और ये जो होते हैं, ठीक है, आयरन, ये क्या होते हैं कि ये नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है, ये फिक्स होते हैं, मतलब लगभग इतने नीचे नहीं जाते, ये मूव करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम। जैसे ही मतलब हाई रेनफॉल होगी तो ये नीचे चले जाएंगे बह के, जैसे ही वापस पानी उड़ने लगेगा या वापस ऊपर आ जाएंगे। तो लो रेनफॉल जो है इसके लिए फेवरेबल होती है, ठीक है। फिर इसके अब क्या बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ द साल्ट इट सेल्फ ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या हो सकता है, या तो साल्ट खुद हो सकता है, या ग्राउंड वाटर में आपने जो पानी डाला है, ठीक है, वो पानी जो इरिगेशन दे रहे हो उसके अंदर ही साल्ट हो, ठीक है, इरिगेशन वाटर के अंदर या ग्राउंड वाटर के अंदर ही साल्ट हो, या कैनाल के अंदर इसके पास में हो, तो इसके लिए जो है इसका सोर्स हो सकता है, ठीक है। अब उसका आप क्या कैसे इलाज करोगे, ठीक है, अगर सैलाइन सोइल है तो उसका इलाज कैसे करोगे। या तो हो सकता है कि आप जो है ये सोइल है, इसके ऊपर आपको वाइट कलर का दिख रहा है, तो इसको खुरच के, इसको आप कोई तगारी में लेके इसको फेंक के आओ बाहर, तो रिमूवल ऑफ द एक्सेस साल्ट, जो एक्सेस साल्ट है, ठीक है, तो उसको फेंक के आओगे आप। या हो सकता है कि आप पानी भर दो उस खेत के अंदर, तो पानी भरेंगे तो क्या होगा, साल्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है, बह के नीचे चला जाएगा, तो वो हो सकता है कि आपके लिए मतलब एक तरीका हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर बढ़िया ड्रेनेज होना चाहिए, अगर आपने भर रहे और नीचे पानी निकालने के लिए है ही नहीं तो फिर क्या होगा बताओ, ठीक है। ये बोल रहा है कि इंटरमीडिएटिंग पॉन्डिंग जो होता है वो अच्छी होती है, एक तो आपने पानी भर रखा है,
तो पानी भर ही रखा है, कंटिन्यूसली भर रखा है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं करता। एकदम पानी भर दिया, फिर थोड़ा सा सूख गया, वापस भर दिया, तो फिर वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। और साल टॉलरेंट क्रॉप जो लगाओ आप, और तो क्या हो सकता है, साल टॉलरेंट जो क्रॉप है उसका यूज़ करो तो बेटर हो सकता है। तो मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश किया, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। क्या होता है कि सैलाइन सोइल जो होती है ना, कोई भी मतलब सोइल के अंदर किसी भी मात्रा में अगर सोल्यूबल साल्ट ज़्यादा होते हैं रूट जोन के अंदर, तो वो टॉक्सिक जो है, टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। उसके अंदर अगर सोल्यूबल साल्ट अगर क्लोराइड और सल्फेट है किसके, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो क्या है कि इसमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जो ये सबसे क्वेश्चन तो इसमें से बनना है। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें से बनना है कि ईसी जो होती है 4.0 से ज़्यादा होती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साल्ट ही ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो होनी है इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, जो इसमें देखा गया आपने एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वो इसके अंदर 15% से कम होता है। और पीएच जो है 8.5 से जो है कम होनी चाहिए, और 7 से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा होनी है, क्योंकि बाद में तो एसिडिक हो जाएगी वो। तो ये ध्यान रखना है। ये अपने एक्सचेंजेबल सोडियम कर दिया कि कितने एक्सचेंज को, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी देख ली, कितने कैटाइन को एक्सचेंज कर सकता है। तो इसके अंदर सोडियम का देख लेंगे, तो टोटल सोडियम में से अगर नॉन एक्सचेंजेबल सोडियम को घटा देंगे तो भी अपने पास में ही आ जाएगा ये क्या, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। फिर अपन ने देखा था दो टाइप की होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम डोमिनेटेड होती है, तो इसका इलाज है लगभग कर सकते हैं। पर अगर सोडियम डोमिनेटेड है तो फिर मामला बहुत खराब है, क्योंकि ये सोइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देती है। और मैंने बताया था फॉर्मेशन कैसा हो सकता है, जैसे एरिड रीजन में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तो पानी जैसे ऊपर बहता है, मतलब पानी उड़ता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो पानी उड़ता है ऊपर, तो पानी उड़ता है तो ये जो साल्ट होते हैं ये भी इसके साथ में ऊपर ऊपर आ जाते हैं और जम जाते हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हाई वाटर टेबल होगा तो नुकसान करेगा, हाई टेम्परेचर हो गया, लो रेनफॉल हो ही गई। फिर इसके ऊपर देखा था या तो खुरच के कर दो। एक और चीज़ ध्यान रख लेना, अगर सेलाइन सोइल का पूछ ले कि सेलाइन सोइल के लिए क्या अपन जिप्सम यूज में करना है तो बढ़िया रहेगा क्या, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जिप्सम जो होता है एल्कलाइन सोइल के लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, तो CaSO4 तो इसके अंदर खुद ही आ गया है, तो और ज़्यादा बढ़ा देगा इसको। तो कभी ये मत कर लेना कि सेलाइन सोइल में जिप्सम का उपयोग करते हैं, जिप्सम टिका देते हैं अपन हर जगह, तो ये ध्यान रख लेना। तो आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।